भारत की मेजबानी में शुरू हुआ 2 दिन का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मुद्दों को हल करने में संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर दिया बल। कहा, सुधार और प्रगति को शामिल करना जरूरी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज से राष्ट्रीय युवा महोत्सव। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में प्रधानमंत्री करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। थीम है विकसित युवा विकसित भारत। दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने आम आदमी पार्टी को थमाया नोटिस। अगले 10 दिन में करीब 164 करोड़ रुपए के विज्ञापन के रिकवरी का नोटिस। रिकवरी न होने पर पार्टी की संपत्ति कुर्क होने की संभावना। दुनिया का सबसे लंबा गंगा विलास क्रूज वाराणसी में मौजूद। आज शाम होगा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। डिब्रूगढ़ के लिए कल प्रधानमंत्री क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी। आसपास के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन हल्की बारिश की संभावना। कुछ दिनों में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने का अंदेशा। खेल की खबरों में कोलकाता के ईडन गार्डन में आज दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा भारत श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच। 3 मैच की सीरीज में भारत के पास 1-0 की बढ़त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत की मेजबानी में 2 दिन का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने समिट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र में कई देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। सम्मेलन का विषय एक स्वर में साझा उद्देश्य की अभिव्यक्ति है। ये पहल प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक दक्षिण के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नीति जो निर्णय है उसमें इसकी भागीदारी पर ज्यादा बल दिया गया है। We'll have discussions on 8 priority areas. I am confident that together the global south can produce new and creative ideas. These ideas can form the basis of our voice in the G20 and other forums. In India, we have a prayer. Ano bhadraha kratavo yantu vishwatah. It means, may noble thoughts come to us from all directions of the universe. This Voice of Global South Summit is a collective effort for gaining noble ideas for our collective futures. प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में वैश्विक दक्षिण का ही सबसे अधिक दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्व के अधिकतर संकट वैश्विक दक्षिण ने पैदा नहीं किए, लेकिन इनका सर्वाधिक प्रभाव इसी पर पड़ा। We, the global south, have the largest stakes in the future. 3/4 of humanity lives in our countries. We should also have equivalent voice. Hence, as the 8-decade-old model of global governance slowly changes, we should try to shape the emerging order. Excellencies, most of the global challenges have not been created by the global south, but they affect us more. We have seen this in the impact of COVID pandemic, climate change,
terrorism, and even the Ukraine conflict. The search for solutions also does not factor in our role of or our voice. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सदैव वैश्विक दक्षिण के साथ खड़ा रहा। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को दूर दूर तक पहुंचाना है। India has always stood for a greater role for developing countries in determining our common future. Excellencies, as India begins its G20 presidency this year, it is natural that our aim is to amplify the voice of the global South. For our G20 presidency, we have picked the theme of One Earth, One Family, One Future. This is in line with our civilizational ethos. We believe the path to realize oneness is through human-centric development. People of Global South should no longer be excluded from the fruits of development. Together, we must attempt to redesign global political and financial governance. प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मिलकर रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिफॉर्म के वैश्विक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार पर भी जोर दिया। We should together call for a global agenda of respond, recognize, respect, and reform. Respond to the priorities of the Global South by framing an inclusive and balanced international agenda. Recognize that the principle of common but differentiated responsibilities applies to all global challenges. Respect sovereignty of all nations, rule of law, and peaceful resolution of differences and disputes. And reform international institutions, including the United Nations, to make them more relevant. पहले सत्र का समापन वक्तव्य देते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वैश्विक दक्षिण को वैश्विक मुद्दों पर अपनी अलग आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने व्यवस्था और हालात के चक्र पर निर्भरता से बाहर निकलने की जरूरत भी बताई। In the 20th century, the developed countries were the drivers of the global economy. Today, most of these advanced economies are slowing down. Clearly, in the 21st century, global growth will come from countries of the South. I think that if we work together, we can set the global agenda. The voice of the Global South needs to set its own tone. Together, we need to escape the cycle of dependency on systems and circumstances which are not of our making. और अब बात स्वामी विवेकानंद की, जिनकी आज जयंती है और इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर
मनाया जाता है। 1984 में आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला किया गया और 1985 में से हर साल मनाया जाने लगा। स्वामी विवेकानंद का प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनके अनमोल विचार दुनिया भर में लाखों लोगों की प्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज होगा। प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे। शाम को विकसित युवा विकसित भारत की थीम के साथ इस वर्ष ये महोत्सव आज से शुरू होकर 16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। देश भर में करीब 7,500 युवक इस उत्सव में भाग लेने के लिए धारवाड़ पहुंच रहे हैं। युवा महोत्सव का आयोजन हर साल प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किया जाता है। ये देश के सभी भागों की विविध संस्कृतियों को एक साझा मंच पर लाता है, प्रतिभागियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ता है। सम्मेलन में 5 विषयों कार्य, उद्योग और नवाचार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शांति और साझा भविष्य पर चर्चा होगी। इसके साथ ही स्थानीय पारंपरिक संस्कृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। लगभग 10 लाख लोगों को योग करने के लिए योगाथॉन भी करना होगा, जिसे प्रमुख आकर्षण माना जा रहा है। आयोजन के दौरान राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा 8 स्वदेशी खेल, मार्शल आर्ट भी पेश किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता और देशभक्ति को जोड़ा। उन्होंने विश्व स्तर पर भारतीय मूल्यों का प्रचार किया। उनका जीवन और शिक्षा युवाओं को सदैव प्रेरित करता रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर सादर नमन। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, आध्यात्मिकता और कर्मठता हमें सदैव प्रेरित करती है। उनके महान विचार और आदर्श देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, पूरे विश्व को सनातन संस्कृति के दीप से प्रकाशित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। देशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्र निर्माण के लिए स्वामी जी ने अपने विचारों से युवाओं को राष्ट्रवाद, आध्यात्म, कर्तव्य परायणता के लिए प्रेरित किया। विवेकानंद जी जातिवाद और सामाजिक आडंबरों के प्रखर आलोचक और सामाजिक समरसता के पक्षधर थे। उन्होंने युवाओं में राष्ट्र चेतना जागृत करने के साथ आधुनिकता से आध्यात्म को जोड़ने के लिए विचार दिए। उनका असीम ज्ञान और प्रेरक विचार युगों युगों तक युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बना रहेगा। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार त्रिपुरा के दौरे पर हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य में चुनावी तैयारियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाएगा। पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है। चुनाव पूरे राज्य में प्रलोभन मुक्त हो, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और किसी भी हिंसा मुक्त हो और किसी भी इंड्यूसमेंट से मुक्त हो। ये हमारा संकल्प भी है और प्रयास भी है। आगे मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि त्रिपुरा राज्य की मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 मार्च तक ही है। वहीं कुल 60 सीट है, जिसमें से 30 जनरल, 10 SC,
20 एसटी के लिए हैं। लगभग राज्य में 28 लाख लोग वोटर्स हैं। राज्य में विधानसभा का कार्यकाल है वो 22 मार्च तक है और टोटल 60 सीट हैं, जिसमें से 30 जनरल, 10 एससी और 20 एसटी। टोटल इलेक्टर्स राज्य में 28,13,478 हैं और मेल जिसमें पुरुष 14,14,14,000 हैं और महिलाएं 13,98,000 हैं, लगभग बराबर हैं। दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने आम आदमी पार्टी को एक नोटिस थमाया, जिसमें यह कहा गया कि पार्टी अगले 10 दिन में 163 करोड़ 62 लाख रुपए जमा करे। इतनी मोटी रकम के बारे में डीआईपी ने कहा कि इसे पार्टी ने अपने विज्ञापन के तौर पर खर्च किया। रिकवरी नहीं होने पर पार्टी की संपत्ति कुर्क होने की संभावना है। वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आपसे 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया, जिसके 1 महीने बाद ये नोटिस मिला। अब इस मामले में बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने कहा कि ये दिल्ली की जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल है। आप एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, आप एडवर्टीजमेंट करते हो अरविंद केजरीवाल साहब का, लेकिन पैसा कौन देता है? पैसा देता है दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन है। आप एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, अपने आप को चमकाने के लिए, लेकिन पैसा जो है वो दिल्ली सरकार दे रही है। जो नोटिस दिया है, मुझे लगता है कि तुरंत से तुरंत आम आदमी पार्टी को ये पैसा दिल्ली के खजाने में जमा कराना चाहिए और देश और दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशांत। तो गिरीश, अब आप सरकार को जो ये 163 करोड़ की वसूली यानी कि रिकवरी चाहती है, उसमें कहीं ना कहीं नोटिस जो दिया गया है वो 10 दिनों के अंदर इतनी बड़ी रिकवरी करनी होगी। जी बिल्कुल आंचल, इससे पहले देखिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए पहले भी कहा था दिल्ली सरकार से कि आम आदमी पार्टी जो है वो तमाम जो राशि है वो वापस लौटाए, और उसमें कहा गया था कि खासतौर पर जो वसूली की जाएगी इस विज्ञापन राशि की और वो ब्याज समेत वसूली की जाएगी। अब जो है करीब 15 दिन पहले की ये कहीं ना कहीं दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से वसूली का नोटिस निकाला गया था, और अब जो डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी है यानी कि सूचना और प्रचार निदेशालय है दिल्ली सरकार का, उसके सचिव ने खुद एक नोटिस जारी किया है जो कन्वीनर के नाम पर है, आम आदमी पार्टी के 206 राउज एवेन्यू के नाम पर जारी किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि 163 करोड़ 61 लाख 88,265 रुपए की उनको वसूली करनी है, उनको पैसा जमा किया जाए अगले 10 दिन के अंदर। कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली सरकार ने, जो केजरीवाल सरकार है, उन्होंने अपने इन विज्ञापनों का उन पर दुरुपयोग लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह से केवल दिल्ली सरकार का विज्ञापन ना हो के वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का एक तरीके से विज्ञापन बना हुआ था जिसमें पार्टी संबंधित तमाम जानकारियां थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का खुद हवाला देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने पहले भी इस तरह से उन्हें वापस करने के लिए कहा था, और अब कहीं ना कहीं जो डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के सचिव हैं उन्होंने भी अब नोटिस जारी किया है आम आदमी पार्टी को और कहा है कि ये 163 करोड़ 61 लाख 88,265 रुपए उनको अगले 10 दिनों के अंदर वापस लौटाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो 206 राउज एवेन्यू जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है उसको सील करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, पूरा राजनीतिक विज्ञापन का मामला है, ये केवल दिल्ली सरकार का विज्ञापन का मामला नहीं है, जबकि जो दिल्ली सरकार है, जो केजरीवाल सरकार है, उन्होंने केवल अपना विज्ञापन न करते हुए उसे अपने पूरी तरह से कहें तो राजनीतिक विज्ञापन बनाने का प्रयास किया, जिसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली के उपराज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी वसूली करने की बात कही थी। और साथ ही जिस तरह से ये कहा गया कि अगर ये पैसा वापस नहीं किया जाता, जो कि लगातार कहा जा रहा है कि सरकारी खजाने से इसका राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है, तो संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं।
जी बिल्कुल, ये इस नोटिस में भी कहा गया है कि अगर ये पैसा नहीं लौटाया जाता है, वसूली वापस नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कुर्की भी की जा सकती है। जैसे अभी फिलहाल कहा जा रहा है, कुछ सूत्रों का कहना है कि अगर अगले 10 दिनों के अंदर ये 163 करोड़ रुपए वापस नहीं लौटाया जाता है, अगर डीआईपी को दिल्ली आम आदमी पार्टी की ओर से, तो जो इनका कार्यालय है, जो 206 राउज एवेन्यू जहां पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, उसको भी सील किया जा सकता है। फिलहाल इस तरह के अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया जरूर देगी। अच्छा, अभी हमने बुधवार को देखा था गिरीश की किस तरह से भाजपा ने ये भी आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी पर कि उनके पास जो राजधानी में चिकित्सक हैं और जो शिक्षक जो उनके अंतर्गत आते हैं, उनका वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जो आबकारी नीति के लिए उन्होंने वकील खड़े किए हैं, उनकी जो फीस है, मोटी ताजी फीस, उसको देने के लिए पैसा है। जी बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी है दिल्ली प्रदेश की इकाई, वो लगातार इस पर आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि किस तरह से जो न केवल जो सैलरी देने के लिए पैसे हैं, बल्कि मैं आपको एक ध्यान आकर्षण और कराऊं कि आज भी वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं वो भी दिल्ली सचिवालय के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं को अभी तक सैलरी नहीं मिली है। इसके अलावा बहुत से और भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको भी वेतन नहीं मिला है। तो लगातार जो दिल्ली बीजेपी है वो इस पर आवाज उठाती रही है कि वो अपने फायदे के लिए तो तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको वेतन मिलना चाहिए, उनको वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम तरह के जो सवाल जरूर कहीं ना कहीं इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो किस तरह से जो 163 करोड़ की वसूली है, डीआईपी ने कहा है कि अगर वो तय समय के अंदर ये पैसा वापस नहीं करती आप पार्टी, तो रिकवरी करने के लिए संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं। रुक करते अगली खबर का। दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का दिल्ली सचिवालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। वेतन की मांग को लेकर दिल्ली के इमाम मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, इसके कारण बोर्ड का काम 1 महीने से ठप पड़ा है। उन्होंने दिल्ली सरकार को मांग पूरी करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था। वेतन न मिलने के विरोध में दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, इमाम और मुअज्जिन हड़ताल पर हैं। इस कारण बोर्ड कार्यालय में काम पूरी तरह से बंद है, केवल कुछ जरूरी काम ही हो रहे हैं। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की मांग वाली सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फरवरी के पहले हफ्ते तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से कहा कि सरकार की ओर से 12 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, पर अभी तक सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। इस मसले पर कैबिनेट सेक्रेटरी को तलब किया जाना चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने कहा, अभी इस पर विचार हो रहा है, फरवरी तक सुनवाई को टाल दिया जाए। कोर्ट ने एसजी से कहा, फरवरी के पहले हफ्ते तक जवाब दाखिल किया जाए। फरवरी के दूसरे हफ्ते में हम सुनवाई करेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। याचिका पर जल्द सुनवाई की भी मांग की गई है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पहले से दायर एक और याचिका के साथ ही 20 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी। इस मामले को वकील वरुण कुमार सिन्हा ने सीजीआई के सामने उठाया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। विधानसभा से कानून बनाए बिना एक कार्यकारी आदेश से ऐसा नहीं हो सकता। हरियाणा के पानीपत जिले के तहसील कैंप क्षेत्र में सिलेंडर फटने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई। इस घटना के बाद से तहसील कैंप क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। क्षेत्र के लोग ब्लास्ट की घटना के बाद सख्ते में हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना सुबह में खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक आग लगने की वजह से हुई। ब्लास्ट इतनी जल्दी हुआ कि कमरे के अंदर बंद लोगों को दरवाजा खोलने तक का भी मौका नहीं मिला। कमरे का दरवाजा न खोलने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर थाना पुलिस पहुंच गई। थाना पुलिस सिलेंडर में आग कैसे लीज पर लगी, इस पर बात को पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर स्थिति स्थिर है लेकिन अप्रत्याशित। सेनाध्यक्ष ने बताया कि 7 मुद्दों में से 5 को हल करने में सफलता हासिल हुई। If I were to summarize the situation along our borders, and I shall take the northern borders first, I would say the situation is stable and under control, yet unpredictable. You are aware of the talks, ongoing talks, wherein we have been able to resolve 5 out of the 7 issues that were on the table. And we are continuing to talk both at the diplomatic as well as the military level. In terms of our preparedness levels, they remain of a very high standard. We have adequate forces, we have adequate reserves in each of our sectors to be able to effectively deal with any situation or contingency. उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में फरवरी 2021 में हुआ संघर्ष विराम अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन अभी भी घाटी में आतंकवाद और आतंकी ढांचे को सीमा पार से समर्थन मिला हुआ है। As far as the situation in the Jammu and Kashmir is concerned, I think the ceasefire understanding which came about in February of 2021, that is holding well. The cross-border support to terrorism and the terrorist infrastructure, however, remains. In the hinterland itself, we have seen some of the proxy tanzeems which have been indulging in activities or acts purely with a view to gain visibility and remain in the news. और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 197 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 229 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.8% हो गया। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.11%, दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.10% दर्ज किया गया। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2309 है। वहीं देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 15 लाख जो टीके हैं उनकी खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 61,680 कोविड टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज ट्वीट कर जानकारी दी। मुफ्त हो रहा है उपचार, गरीब नहीं अब है लाचार। प्रधानमंत्री ने के द्वारा 10 करोड़ परिवारों के लिए शुरू की गई ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना से देश के गरीब नागरिक को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 18 से 20 जनवरी के बीच तिरुवनंतपुरम में होने जा रही है। इस बैठक के साइडलाइन में भारत अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को शोकेस करेगा। भारत क्या कुछ कर दिखाएगा, इस पर डीडी न्यूज से खास बातचीत की आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने। कि हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक तिरुवनंतपुरम में हो रही है। 18 तारीख से बैठक शुरू होगी। आयुष मंत्रालय भी उसमें हिस्सा ले रहा है। हमारे साथ हैं आयुष सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा जी। सर, क्या कुछ हम शोकेस करेंगे आयुष मंत्रालय की तरफ से इस बैठक में? दुनिया भर से जो लोग आते हैं तो यहाँ आके क्या करते हैं उसका हम शोकेस भी कर रहे हैं कि जैसे वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स है, उनको हम ये जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे 20 देशों से प्लस इनवाइटी कंट्रीज से, उनको हम लेके जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि लोग यहाँ आकर के करते क्या है, पंचकर्म चिकित्सा है क्या, तो फर्स्ट हैंड उनको एक जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। साथ साथ में हम कुछ शोकेस भी कर रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्री का शोकेस कर रहे हैं। तो हमारी जो इंडस्ट्री है, खास करके मेडिकल विलेज ट्रायल में जो लीडर्स हैं, उनका वहाँ पर हम एक एक्सपोजिशन भी कर रहे हैं। तो वहाँ एक्सपो में वो पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी सेवाओं के बारे में बताएंगे। हम और एक नई बात कर रहे हैं, वो ये है कि ये इसमें तो करेंगे ही, लेकिन अक्रॉस दी G20 मीटिंग्स, जैसे इतनी सारी 200 से ज़्यादा मीटिंग होगी, 53 से ज़्यादा शहरों में होगा, पूरे देश में होगी, सब जगह हम
योग की कक्षाएं आयुष मंत्रालय की तरफ से राज्यों के साथ सहायता करके इसको आयोजित करेंगे। योग सब जगह होगा। हमने आयुष के प्रोडक्ट्स को भी शोकेस करने का सोचा है कि वो हमारी धरोहर है, तो उसको सबको पता चलना चाहिए। तो आयुष के प्रोडक्ट तो शोकेसिंग भी हम प्लान कर रहे हैं सभी मीटिंगों में। एक और चीज़ कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद में एक प्रकृति परीक्षा है जिसको यूनानी में तासीर बोलते हैं, सिद्ध में भी ऐसा प्रकृति का प्रिंसिपल है। तो हम एक वहाँ पर डेडिकेटेड फैसिलिटी रखेंगे, जिनको भी इसमें जिज्ञासा हो उनको हम कहेंगे कि हम आपकी प्रकृति बताते हैं, आपकी प्रकृति परीक्षा करके देते हैं, आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं साधारण से लाइफस्टाइल अमेंडमेंट करके, देन वो बेस्ड ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम वो भी हम शोकेस करना चाहते हैं। 50 शहर में 200 से ज़्यादा G20 की बैठक हो रही है, उसमें आयुष पद्धति, योग, तमाम ऐसी चीज़ है जिसको शोकेस भारत करेगा। कैमरामैन महेश के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमान आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज दूसरा दिन। सम्मेलन में भाग लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधानसभा भवन पहुंचे, जहां राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने ओम बिरला का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। वॉशिंगटन में 13वें भारतीय अमेरिकी व्यापार नीति मंच की बैठक के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जताई कि दोनों देशों के बीच पेशेवर और कुशल कामगारों, छात्रों, निवेशकों, कारोबारी यात्रियों की आवाजाही बढ़ रही है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने का मौका मिल रहा है। खबर जोशीमठ से, जहां जमीन धंसने से प्रभावित हुए लोगों पर बोलते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस समय हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और PM मोदी ने हर तरीके से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। यहाँ पर पूरी टीम काम कर रही है। एक कारण से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है और सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, वो अपना आकलन कर रही हैं। NDMA की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है, अनेकों जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह भी काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारों की दहशत के बीच जी रहे लोगों की सुरक्षा केंद्र और राज्य सरकार की ये पहली प्राथमिकता मानी जा रही है। जोशीमठ में हो रही रोज की घटनाओं से DD न्यूज आपको अपडेट करवा रहा है और हमारी टीम पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज हम आपको दिखा रहे हैं
आदि शंकराचार्य के स्थापित किए गए 4 मठों में से एक ज्योतिर्मठ जो कि जोशीमठ में स्थित है, और इस मठ में भी दरारें आ चुकी हैं। दरारों की ये दहशत कैसी है, ज्योतिर्मठ में ग्राउंड जीरो से पेश है हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। दरारों का असर जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ में भी देखने को मिला है। अगर आप देखें मेरे पीछे आदि शंकराचार्य का ये मठ है और ये भी प्रभावित हुआ है, जैसे जोशीमठ के जो दूसरे घर प्रभावित हुए हैं। या देखें तो आपको जो क्रैक है वो दिखाई देगा, और ये पूरा जो क्रैक है आप ऊपर तक देखें, छत तक ये क्रैक जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर राइट हैंड में देखें तो ये सड़क है वो भी उसमें भी दरारें पड़ी हैं, और यहाँ सामने से जो मंदिर का हिस्सा है, जो टाइल्स लगे हुए हैं वो भी ब्रेक हुए हैं। जहाँ पर दूसरे संत रहते हैं वो हिस्सा किस तरीके से प्रभावित हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जब दरारें पड़ी हैं तो एक हिस्सा झुक गया है और दूसरा हिस्सा ऊपर की ओर उठा रह गया। और ऐसी ही स्थिति मठ के दूसरे हिस्सों में भी आपको देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर से अगर मठ के मुख्य मंदिर की बात करें, उस मंदिर में भी जो दरारें हैं वो आई हैं। हमारा जो मेन गेट है वहाँ पे एक मेन दरार आ गई है, और उसी की वजह से ये देखो कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। तो इससे जो ये ऐतिहासिक धरोहर है इसको बहुत बड़ा खतरा आ गया है। जोशीमठ खाली एक शहर ही नहीं, ये पौराणिक शहर है। आदिगुरु शंकराचार्य की पूज्य पादान आदिगुरु शंकराचार्य की ये तपस्थली रही है, और ये जो मठ है ऐतिहासिक मठ, ये 2500 साल पुराना हमारा मठ है। जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी जान माल की रक्षा जो है वो सबसे प्राथमिकता है हमारी। मठ की धार्मिक आस्था और मठ के अस्तित्व को सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार पूरी कोशिश करेगी इस मठ को सुरक्षित रखे, क्योंकि ये मठ कह सकते हैं कि धार्मिक रूप से काफ़ी सशक्त है, और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर पूजा करी थी, तपस्या करी थी, और उसी के बाद सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में गए थे। केंद्र सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि जोशी मठ है उसके अस्तित्व को बचाए रखा जाए, और ख़ास तौर से इस तरह की जो आस्थाओं से जुड़े हुए हमारे जो स्थान हैं, क्योंकि काफ़ी प्राचीन ये मठ है। और जब बद्रीनाथ में 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं तो बद्रीनाथ की जो पूजा है वो यहीं इसी मठ में होती है, इसलिए इस मठ का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जोशीमठ। और बड़ी खबर आ रही है पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से। एक बार फिर से पोल खोल दी है पीआईबी फैक्ट चेक ने। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को लेकर करीबन ऐसे 6 यूट्यूब चैनल थे जो भ्रामक और गलत खबरें चला रहे थे। 6 चैनल्स के 20 लाख से अधिक सब्सक्राइबर से 50 करोड़ से अधिक व्यूज मिले, और सरोकार भारत, नेशन टीवी, नेशन 24, स्वर्णिम भारत, संवाद समाचार, पीआईबी फैक्ट चेक में खुलासा हुआ कि ये तमाम जो यूट्यूब चैनल से ये भ्रामक खबरें फैला रहे थे राष्ट्रपति, साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्रियों के बारे में। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि पीआईबी फैक्ट चेक में ये बात सामने आई है कि जो भी व्यूज इन वीडियोस को मिले हैं कहीं ना कहीं ये सब भ्रामक है। करीबन 110 के आसपास ये वीडियोज हैं, और अगर व्यूज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 50 करोड़। सबसे अहम बात यहां पर यह भी है कि पहले भी कई बार पीआईबी फैक्ट चेक में इस तरह के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर उनकी कलई खोल चुका है कि किस तरह से भ्रामक जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो सूचनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। फर्जी खबरें फैलाने वाले ये तमाम चैनल से अब उन पर लगाम लगाई गई है। और सबसे अहम बात यह है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं शैलेंद्र मिश्रा जुड़े। शैलेंद्र, ये कोई नई बात नहीं है, कई बार पीआईबी फैक्ट चेक की जो टीम है वो इस तरह के चैनल्स पर मार डाल चुकी है। ऐसे में अब ये जो 6 चैनल सामने आए हैं इन पर भी वही आरोप कि ये भ्रामक जानकारियां, वो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्र के कई अन्य मंत्रियों को लेकर। और साफ तौर पर भ्रामक अगर कोई भी सूचना पहुंचती है तो हम वही कहते हैं कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये संकेत दिए गए थे कि सोशल मीडिया का जिस तरह से विस्तार हो रहा है और जो फेक न्यूज की जो एक समस्या है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी भविष्य में, और अब हम उसे होता हुआ देख भी रहे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत जो पीआईबी फैक्ट चेक जो काम करता है वो लगातार ऐसे यूट्यूब चैनलों को चिन्हित कर रहा है, उनको जांच कर रहा है कि कहीं वो
कोई फेक न्यूज या लगातार भ्रामक न्यूज तो नहीं फैला रहे हैं। और इस क्रम में हमने देखा कि पहले 3 यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई की गई थी यूट्यूब की तरफ से, जब पीआईबी फैक्ट चेक ने ये पाया था कि वो चैनल भ्रामक और फेक न्यूज फैला रहा है। और आज पीआईबी फैक्ट चेक ने पाया है कि 6 यूट्यूब चैनल हैं जो लगातार महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में गलत खबरें, भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में हम देख रहे हैं कि एक इस जांच में खुलासा हुआ है कि ये जो 6 यूट्यूब चैनल जिनका आपने जिक्र किया वो भ्रामक और गलत न्यूज फैला रहे हैं। जो हम थ्रेड देख पा रहे हैं पीआईबी फैक्ट चेक का जो ट्विटर हैंडल है, उसमें मैं जो तस्वीर देख पा रही हूँ, स्वर्णिम भारत अगर हम जिसका नाम ले रहे हैं, उसमें साफ तौर पर कई ऐसी सिर्फ व्यूज कलेक्ट करने के लिए ताकि आपका मोनेटाइजेशन यूट्यूब पर हो जाए, उसमें साफ तौर पर कई जगह लिखा है कि ईवीएम जो है वो गलत तरीके से काम कर रहा है, कई ऐसे नेता हैं जिन्हें बेइज्जती करके खदेड़ दिया गया, कई ऐसे विधायक हैं जिन पर भाजपा कार्रवाई कर रही है, जो अपने आप में पूर्णतः गलत है क्योंकि सरकार कहीं पर भी नहीं कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो इस लिहाज से आप सोचिए कि किस तरह से सोशल मीडिया पर ऐसी गलत जानकारी व्यूज के लालच में परोसी और पेश की जा रही है। बिल्कुल, और यही वजह है कि पीआईबी फैक्ट चेक की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो वास्तविक खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही हैं और जो फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, उनके बीच एक अंतर किया जाए और दर्शक उसे समझे कि कौन सी फेक न्यूज है, कौन से हैंडल्स फेक न्यूज फैला रहे हैं, कौन से यूट्यूब चैनल लगातार भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं, इसकी जानकारी दर्शकों तक हो। और जब यूट्यूब को यह बात पता चले तब हमने देखा है कि यूट्यूब ने ऐसे चैनलों को ब्लॉक भी किया है, क्योंकि किसी भी ऐसे चैनल को इजाजत नहीं दी जा सकती जो लगातार महत्वपूर्ण व्यक्तियों, महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में गलत और भ्रामक खबरें फैला रहा हो। तो देखा गया है कि जो आज जिन 6 यूट्यूब चैनलों को पीआईबी फैक्ट चेक में ये पाया गया कि इन पर जो वीडियो अपलोड किए गए जिनके बहुत ज्यादा व्यूज हैं वो भ्रामक और गलत खबरें फैला रहे थे। इस तरह से कुल 50 करोड़ बार देखा जा चुका है अगर सभी चैनलों के जो 100 से ज्यादा वीडियो हैं जो अपलोड किए गए, और वो सभी के सभी गलत और भ्रामक खबरें फैला रहे थे। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से पीआईबी फैक्ट चेक ने इसको जांच में पाया है। और हमने देखा है कि इस तरह के चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों तो जो आप जिन 6 चैनलों को लेकर खुलासा किया गया है शैलेंद्र, अब यूट्यूब क्या इन्हें ब्लॉक करेगा? निश्चित तौर पर अगली प्रक्रिया वही होती है कि जब पीआईबी फैक्ट चेक इस बात को सामने रखता है कि जो कोई यूट्यूब चैनल है वो लगातार फैला रहा है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है शैलेंद्र मुझे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं कह रहा था कि इस पर कार्रवाई होती है। हमने देखा कि कई सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक किया गया जो गलत खबर फैला रहे थे, यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया। और जब इस बात का खुलासा होता है उसके हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ये कार्रवाई यूट्यूब की तरफ से की जाती है, जब इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वो यूट्यूब चैनल फेक न्यूज और भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं। और अब पीआईबी फैक्ट चेक से यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि उनकी जांच करके कि उन पर जो वीडियो अपलोड किए गए वो फेक न्यूज फैला रहे थे। तो निश्चित तौर पर हमने देखा है कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर, कई व्यक्तिगत अकाउंट पर और कई मिलते जुलते, सबसे बड़ी बात यह है कि देखने को यह मिला है कि प्रतिष्ठित चैनलों के मिलते जुलते नाम से इस तरह के यूट्यूब चैनल चलते हैं, उनके एंकर के फोटो भी इस्तेमाल होते हैं और वो गलत खबरें फैलाते हैं। तो ऐसे में दर्शकों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है समझना कि वो वास्तविक चैनल है या फिर वो फेक यूट्यूब चैनल है। तो हमने देखा है कि जब उन चैनलों के बारे में जानकारी सामने आती है, पीआईबी फैक्ट चेक खुलासा करता है, तब सबसे अहम बात शैलेंद्र यहाँ पर ये है कि जो हमारा थंबनेल होता है खासतौर पे किसी भी वीडियो को देखने का, वो कहीं ना कहीं उस एंकर की फोटो के साथ लगाकर कैसे गुमराह किया जाता है। मान लीजिए कैबिनेट की कोई योजना है, उसके बारे में आपने किसी भी प्रतिष्ठित प्राइवेट न्यूज चैनल का एंकर साथ ही साथ उसका लोगो लगाया, तो आम जनता के लिए ये विश्वास ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है कि ये सही है, तो कहीं ना कहीं गुमराह करने की पूरी कोशिश, खासतौर पर जो योजनाएं सरकार चलाती है उसको बिल्कुल गलत तरीके से पेश करना। ये देखिए, निश्चित तौर पर, और इसी वजह से कि हम देख रहे हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का पीआईबी फैक्ट विंग जो है वो लगातार सजग है, लगातार ऐसे यूट्यूब चैनलों को चिन्हित कर रहा है जो
फेक न्यूज, भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं और उन पर हम देख रहे हैं कि यूट्यूब कार्रवाई भी कर रहा है। तो आज हमने देखा है कि 6 प्रमुख जो यूट्यूब चैनल जिन पर जांच में पाया गया कि वो फेक न्यूज फैला रहे थे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, देश से और संस्थानों के बारे में, तो निश्चित तौर पर इससे ये सिद्ध हो जाता है कि इन चैनलों पर दरअसल फेक न्यूज फैलाई जा रही है व्यूज लेने के लिए या भ्रामक खबरें फैलाने के लिए। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि सारा खेल मोनेटाइजेशन का है कि किस तरह से आपका चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, और उस लिहाज से ये सबसे बड़ा वार हम कह सकते हैं कि जो फेक मोनेटाइजेशन की हम बात करें, जो पैसा उगाही हुआ है, उस लिहाज से ये जो कदम पीआईबी फैक्ट चेक लगातार उठा रहा है, हमने पिछले कई महीनों में देखा, आपके जरिए भी हमने पता लगा, खासतौर पर तमाम जो 6 यूट्यूब चैनल इनका नाम लगातार हमारे नीचे जो टिकर है उस पर चल रहा है, उस लिहाज से फेक जो मोनेटाइजेशन मनी है वो काफी है। तो एक बार हम अपने दर्शकों को तमाम वो नाम बता देते हैं कि जो तमाम ये जो चैनल्स हैं वो चैनल्स कौन कौन से, जिसमें यहां पर जो नाम बताए जा रहे हैं वो स्वर्णिम भारत का नाम हम यहां पर ले रहे हैं, साथ ही साथ नेशन 24, संवाद समाचार, सरोकार भारत, ये तमाम ऐसे चैनल्स हैं जिन पर जो फेक न्यूज है वो प्रसारित की जा रही है। पीआईबी फैक्ट चेक में बड़ा खुलासा हुआ है कि सरकार का नाम लेकर, मंत्रियों का नाम लेकर, प्रधानमंत्री के लिहाज से, राष्ट्रपति के लिहाज से तमाम जो बातें इन चैनल्स पर कही जा रही हैं, प्रतिष्ठित न्यूज एंकर्स और प्रतिष्ठित जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनके लोगों का इस्तेमाल करके वो भ्रामक हैं, गलत हैं, और डीडी न्यूज के इस मंच के माध्यम से लगातार हम कह रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे शैलेंद्र ये था कि जो फेक इकोनॉमी यानी कि जो मोनेटाइजेशन है उससे भी कई तो उगाही जो पैसे की है, सारा खेल मोनेटाइजेशन का है। बिल्कुल, और हमने देखा था कि इससे पहले जब पीआईबी फैक्ट चेक ने 3 चैनलों की पहचान की और उस पर यूट्यूब ने उन चैनलों को बैन किया, ब्लॉक किया अपने प्लेटफॉर्म पर, तब भी ये देखने को मिला था कि उस चैनलों के जरिए पैसा कमाया जा रहा था, और ये बहुत बड़ी गंभीर बात हो जाती है। अगर आप देखें आज जिन 6 यूट्यूब चैनलों की बात हो रही है उसमें 110 से ज़्यादा जो वीडियो अपलोड हुए उन्हें 50 करोड़ से ज़्यादा लोग ने देखा है, तो निश्चित तौर पर उनका मोनेटाइजेशन किया गया है, उससे पैसे कमाए गए हैं, तो ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। और यही वजह है कि ऐसे चैनलों की पहचान करना जरूरी है जिन चैनलों पर हम देखते हैं कि फेक न्यूज फैलाई जा रही है और उससे वो पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर शैलेंद्र, जो सांसद मनोज तिवारी हैं वो जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चल रहा है, खासतौर पर जो रिकवरी होनी है, जो पैसा उन्होंने वापस नहीं किया, उस पर इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। का चेहरा चमकाने में लगा दिए तो इस बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता। फिर दिल्ली के लोगों को जब ये पता चलेगा कि अरे बाप 163 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के खजाने का जो खर्च किया, वो रिकवरी की बात किसके किसके कहने से हुई है, तो उस बिंदु पे जाइए। आम आदमी पार्टी 2017 में भी कोर्ट जा चुकी है इस पे। मनीष सिसोदिया जी इस बात को छुपाते हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर लेने का भी प्रयास किया था इस पे, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। माननीय कोर्ट के स्टे ना देने के बाद ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है, और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के खजाने का 163 करोड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के आप अगर कोई एजेंसी जाए और मनीष सिसोदिया जी का आवास उसको अटैच कर दे, तो आवास तो सरकारी ही है। कोई उनका कार्यालय हो आम आदमी पार्टी को जो सरकार से दिया हुआ है वो अटैच कर दीजिए, तो वो तो सरकार की संपत्ति है। बीजेपी सबसे पहले जो दिल्ली की जनता का भी सुझाव है कि आम आदमी पार्टी का खाता सीज किया जाए, क्योंकि ये पैसा आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ने अपने के लिए खर्च किया तो वो पे करेगी।
दूसरा कहां से रिकवरी होगा? दूसरी रिकवरी होगी जितने लोगों का चेहरा चमका है उनके खातों से रिकवरी होगी। इनके 62 विधायक हैं, इसमें जांच होनी चाहिए कि किन किन लोगों का चेहरा इसमें चमका है, किन किन मंत्रियों का चमका है। जहां पार्टी के अनुसार चमका है, सरकार के योजनाओं के अनुसार कर रहे हैं तो इसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की योजना सरकार को बताना ही चाहिए, उसके लिए जो भी किया हो। और आप सबको याद रहे कि ये सारा पैसा वो है जो दिल्ली से बाहर खर्च हुआ है, अन्य राज्यों में खर्चा हुआ है और उनकी पार्टी के लिए खर्चा हुआ है। तो दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि उनके जितने विधायक हैं उन लोगों ने जिस प्रकार से इस पैसे के खजाने के लूट को अपने ऊपर खर्च किया तो उनके खाते से इसकी रिकवरी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहिए पर्सनल, जिससे ये पैसा अटैच होना चाहिए। और हम ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कि आम आदमी पार्टी की बात है, अगर ये मनोज तिवारी भी कहीं इस तरह का काम किया हो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकाल में, तो भी मैं कहूंगा कि हमारे पर्सनल से ही सरकार को अटैच करके लेना चाहिए। ये सरकार के धन का इतना बड़ा दुरुपयोग है कि मात्र हम इसको दुरुपयोग नहीं, इसको लूट की संज्ञा में देंगे। ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता और दिल्ली का हर टैक्स पेयर, दिल्ली का हर व्यक्ति यह चाहता है कि मनीष सिसोदिया जी की बौखलाहट से नहीं, हमारी संतुष्टि अरविंद केजरीवाल जी के जवाब से होगी। अरविंद केजरीवाल जी को सीधे आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इस मुद्दे पे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोच, ऐसी सोच जिसमें सरकार का दबाव हो, उसको माने हुए इस पैसे को यथाशीघ्र रिकवर कराना चाहिए। जो ये लोग दबाव डाल रहे हैं, जो प्रेशराइज कर रहे हैं व्यवस्था को, इसके दबाव में नहीं आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को आगे आकर के इसकी स्थिति स्पष्ट भी करनी चाहिए और ये पैसा उनके पर्सनल विधायकों और उनके पार्टी से आए, इसकी भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। मनोज जी, सवाल ये है कि क्या जिस तरह से ये धन जो है अपना विज्ञापनों पर लटाया जाता है, जबकि ये तो जानकारी देने के लिए होना चाहिए, इसके लिए कोई संवैधानिक कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आप सुन रहे भाजपा की दिल्ली प्रेस वार्ता, जिससे जो सांसद मनोज तिवारी हैं वो संबोधित कर रहे थे। ये मामला क्या, एक बार आपको बहुत संक्षिप्त में बता देते हैं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार के जो डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिसिटी है, उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक नोटिस थमाया। अगले 10 दिनों में 163 करोड़ 62 लाख रुपया जो है उन्हें वो देना है, और अगर वो अगर नहीं देते, यानी कि रिकवर नहीं होता, तो उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इस पर भाजपा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दो बहुत अहम बातें मनोज तिवारी ने कही। उन्होंने कहा कि जो उनके बैंक खाते हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें सीज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आम जनता के यानी कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग ही नहीं बल्कि लूट है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि इसका जो स्पष्टीकरण है वो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आकर सामने से दें कि आखिर ये जो पैसा है, ये जो गाड़ी कमाई जनता की मेहनत की है, आखिरकार इसे इस तरह से क्यों खर्च किया गया और कैसे और क्यों इसका दुरुपयोग किया गया है। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों से बातचीत करते हैं। इस बीच पिथौरागढ़ में स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने परीक्षा पर एक बेहद सुंदर गीत तैयार किया। उनके गाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। गाने के बोल हैं, चली रे चली मेरी कलम चली परीक्षा के भवन में मेरी कलम चली। छात्रों के वीडियो को केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से ट्वीट किया गया है। इसे प्रधानमंत्री ने रीट्वीट किया। वीडियो को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, लाजवाब सुरों में पिरोई गई विद्यार्थियों की ये भावना परीक्षा के उत्सव में नए रंग भरने वाली है और उन्हें उत्साहित करने वाली है। आइए देखते हैं ये खास वीडियो।
बेहद सुरीला गीत और प्यारे बोल। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।